So after a long time, sharing a case of chronic kidney disease, which is being managed by one of the polycress. बीच में मैं थोड़ा सा वैकेशन के लिए अपना होम टाउन पूरी उड़ीसा में चला गया था, तो क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा दिमाग को भी रेस्ट देना चाहिए। ज़्यादा लोडेड होने से काफ़ी परेशानी हो जाती है, तो इसलिए हमने सोचा चलो होम्योपैथी तो चलती रहेगी, थोड़ा सा हम अपना भी देखना ज़रूरी है। अगर आप खुद ठीक नहीं रहो तो आप दूसरों को कैसे ठीक कर सकते हैं। चलिए एक केस हम डिस्कस करते हैं। एक लेडी है हु इज़ अराउंड 50 years old. She came with her husband with the complaint I told you. Her creatinine is around 8.1 and urea is 128. Hemoglobin is around 8.5 and उसकी जो फिजिकल कंप्लेंट्स है कि उसको काफ़ी दिन से बुखार चल रहा है, जो कि मतलब रिकरिंग है, दवाई लेने से ठीक हो जाता है फिर दोबारा हो जाता है, और साथ में उसकी पैरों में स्वेलिंग बहुत है, पेट में भी स्वेलिंग है, यूरिन बहुत स्कैंटी है और साथ में नौसिया है और नो एपिटाइट एट ऑल। तो ये पेशेंट मेरे पास जब आए तो हमने पूछा कि हाँ बताइए आपको क्या क्या तकलीफ़ है, तो ये उनका ये कंप्लेन उन्होंने बताया। तो मैंने बोला इसके लिए आप क्या क्या दवाई ले रहे हैं, तो बोले ने मैं लास्ट 7-8 साल से बीपी और शुगर की दवाई चल रही है मेरी, और 3-4 साल पहले मेरा एक बार जब हम रेगुलर डायग्नोसिस मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह कर रहे थे तो मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिला करीब करीब 1.8। तो डॉक्टर ने मुझे फिर बताया केयर लेने के लिए, तो मैं केयर लेते रहा। तो हर 3 महीने में हमारे क्रिएटिनिन चेक होता रहा, तो उसमें धीरे धीरे देखा गया कि ये 2 साल के अंदर ये करीब करीब 4.5-5 में पहुंच गया। जब पहुंच गया फिर डॉक्टर ने उनकी जो रेगुलर रूटीन किडनी मेडिसिन शुरू किया और जो प्रिकॉशंस है वो सब लेने के लिए बोला, खाने पीने की सब लेते रहा मैं। तो उसके बाद अभी 5-6 महीने पहले मेरे को अचानक बुखार हुआ, और जो बुखार हुआ इतनी ज़्यादा हो गया कि मतलब कंट्रोल में नहीं आ रहा था। काफ़ी सारी दवाइयाँ लिया तो संभव कंट्रोल हो जाता था फिर हो जाता था। तो इस जो 4-5 महीने के अंदर मेरा क्रिएटिनिन जो है 5 से लेके 8 तक पहुंच गया। तो अभी डॉक्टर ने मेरे को अभी 2 दिन पहले बोला कि यू शुड गो फॉर डायलिसिस एंड आपका ये अभी जितना है उसमें डायलिसिस कितना साल करेंगे, इससे अच्छा है कि आप उसके बाद एक डोनर भी देखते रहिए कि आपको फिर बाद में ट्रांसप्लांट कर देंगे, क्योंकि डायलिसिस में बहुत लंबा कितना साल कराते रहेंगे, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आता रहेगा। तो फिर मैंने बोला अच्छे फिर आपने क्या किया, नहीं जैसे उन्होंने बोला डायलिसिस, फिर हम सोचे कि नहीं डायलिसिस करवाना नहीं। फिर हमने जैसे मेरे हस्बैंड की जो बॉस है उनकी वाइफ की दवाई चल रही है आपकी 3-4 साल से, उनकी क्रिएटिनिन करीब करीब 4-4.5 में मेंटेन चल रहा है, उनका भी डायलिसिस का था पहले। तो हमने सोचा कि नहीं आपसे दवाई ले। तो मैंने बोला नहीं आप ऐसे जैसे आप इतने साल से डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, 5-6 साल से आपके जब से क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आप को पता होगा कि भाई जैसे बढ़ जाता है क्रिएटिनिन तो क्या क्या दिक्कत होता है, और डॉक्टर ने भी आपको समझाया होगा। तो आपको ऐसे क्यों लगा कि होम्योपैथी लेना चाहिए, पहले तो आप होम्योपैथी कभी नहीं लिए। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि मैं काफ़ी साल से मैं डॉक्टर्स के चक्कर में नेफ्रोलॉजिस्ट को देखता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि सरकारी में दिखाया, क्योंकि हम लोग पैनल में हैं, और साथ में मैंने प्राइवेट में भी दिखाया, जहाँ जैसे कोई बताया हमारे रिलेटिव से। तो हर जगह मैंने देखा यही होता है कि धीरे धीरे बढ़ता है और एक टाइम में डायलिसिस आता है, फिर ट्रांसप्लांट आता है, और कोई ज़रूरी नहीं कि डायलिसिस में बंदा ठीक रहता है, कहीं ना कहीं कोई कोई कॉम्प्लिकेशन आती है। और ट्रांसप्लांट के बाद भी मुझे पता है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये ठीक नहीं होता है और दिक्कतें आती रहती हैं। तो मैंने बोला अभी भी तो आपको दिक्कत है, तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि आपको होम्योपैथी में इतना ट्रस्ट कैसा है, आपने कभी लिया ही नहीं। ट्रस्ट तो नहीं है, लेकिन मतलब मेरे को ऐसे पर्सनल ट्रस्ट तो नहीं है, क्योंकि मैंने कभी लिया ही नहीं, कभी आज तक हमने होम्योपैथी लिया नहीं। पर जैसे लोग बोलते हैं कि जैसे हाँ, हमारे प्रॉब्लम है तो हस्बैंड भी सबसे डिस्कस करते हैं, तो उससे हमें पता चला कि नहीं
अगर हम इस दवाई से मैनेज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो एलोपैथिक डॉक्टर साहब मैं लूँगा नहीं, मतलब डायलिसिस, एलोपैथिक तो लेता रहूँगा लेकिन डायलिसिस नहीं करवाऊँगा, क्योंकि डायलिसिस के बाद मुझे पता है, आज तक मैंने ऐसे कोई पेशेंट को नहीं देखा हूँ, इतने साल से मैं जा रहा हूँ नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, कि जो ठीक हो गया। और ट्रांसप्लांट के बाद भी मैंने ये नहीं देखा, चलो 1 साल 2 साल बंदा खींच जाता है, 3 साल 4 साल, कोई मुश्किल से कोई केस 6 7 साल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में प्रॉब्लम आ ही जाता है एंड सब कॉम्प्लिकेशन आता है। चीज़ें जब खराब होनी है तो अभी मतलब इसको हम होम्योपैथी में मैनेज करके देखेंगे। तो मैं बोला नहीं, आपको कॉम्प्लिकेशन से परेशानी नहीं होती, जो डॉक्टर ने बताया कि इतना कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, नहीं डॉक्टर साहब वो चीज़ नहीं है। इतने साल मैं शुरू से ही, मेरे को इतना डर नहीं है। ठीक है, बीमारी है, हम उसको देखेंगे, अगर हो सकता है तो करेंगे, लेकिन उतनी कॉम्प्लिकेशन में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि ये बहुत परेशानी वाली चीज़ है। ये दवाई, ये ट्रीटमेंट लेने के बाद कोई ज़रूरी नहीं कोई ठीक हो जाता है। तो फिर मैंने उसने बोला कि आप इतना कैसे स्ट्रांगली बोल सकते हैं कि भाई होम्योपैथी में ठीक, मतलब आपको लेना है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो लेना ही लेना है। मैं आप हो, क्योंकि आप के रेफरेंस में किसी ने बताया, नहीं तो मैं किसी ऑल्टरनेटिव मेथड में जाऊंगा, मैं डायलिसिस नहीं करवाऊंगा। अब मैं 100% श्योर हूँ मेरे को नहीं करवाना है। तो उनके हस्बैंड ने ऐड किया, डॉक्टर साहब ऐसे ही है, ये बहुत ज़्यादा अडमेंट है, अगर ये कोई चीज़ सोच लेती है ना तो उसको करना ही है, चाहे आप कितना भी उसको समझा दीजिए, नहीं मेरे को करना ही है। अब हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, डायलिसिस के बाद भी लोग 8 10 साल ठीक रहते हैं, उसके ट्रांसप्लांट के बाद भी 10 12 साल ठीक रहते हैं, अभी तुम्हारे 50 साल हो गया तो 70 साल कट जाएंगे। बोले नहीं मेरे को करना ही नहीं, मैंने देख चुका हूँ ये चीज़। तो मैंने फिर बोला कि मतलब आप कन्विंस्ड है कि आपको होम्योपैथी दवाई लेनी है? तो बोले नहीं, मेरे को लेना, या तो होम्योपैथी लेना है या तो नहीं लेनी है, मतलब डायलिसिस तो नहीं करवानी है। चलो मैं बोला चलिए, फिर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। तो बोली नहीं, मैं तो बहुत खुश मिजाज हूँ, मैं बहुत लाइफ को एंजॉय करती हूँ, मतलब बढ़िया से रहता हूँ। मैं बचपन से मैं ऐसा हूँ, अभी भी ऐसा हूँ। अभी देखिए मेरे को डायलिसिस के बोला और कल हमने मूवी देख के आए, हस्बैंड को बोला, और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा इतना ज़्यादा पिक्चर बाहर बाहर पसंद नहीं करते, तो उन्होंने बोला अरे तुम्हारी ऐसे प्रॉब्लम है, तुम बोले नहीं मेरे को तो जाना है। तो बेटे को बोला, बेटे बोला चलो मम्मी चलते हैं, हम दोनों जाके पीवीआर में मूवी देख के आए। तो थोड़ा वो स्नैक्स भी ले लिया, जबकि लेना नहीं चाहिए, लेकिन अब आप बताइए कितना अभी आप मुंह को अपना कंट्रोल करके रखेंगे। आप मन तो होता है, मेरे को हर चीज़ से रिस्ट्रिक्शन है, तो मैं खा लिया थोड़ा सा। तो अब मैं ये नहीं कि अगर डायलिसिस के बता दिया तो मैं कुछ करूँगी नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा, तो मैंने बोला और बताइए। नहीं मैं बढ़िया हूँ, खुश रहता हूँ मैं। देखिए अपने हस्बैंड थोड़ा सा होमली है, घर पे रहते हैं, ऑफिस से आते हो, ज़्यादा वो नहीं, ठीक है उनको रहने दो। मैं बोला मैं अपना हूँ, तुम अपना करो, मेरे को रोकना नहीं बस। और वो रोकते नहीं है, शुरू में थोड़ी बहुत हमारी नोकझोंक होती थी, फिर उनको समझ में आ गया कि ये रुकना नहीं है इसको, तो ये रोकते ही नहीं मुझे। और मैं ऐसे ही हूँ, शुरू से ऐसे हूँ एंड आई एन्जॉय माई लाइफ। फिर बोला आपको ये प्रॉब्लम हुआ क्यों? हाँ बोले अब हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। फिर इसी डिडंट टेल एनीथिंग। तो मैंने फिर उनको बोला कि जैसे आपको इसको लेके और कोई कंसर्न है? नहीं कंसर्न तो है मेरे को कि भाई ठीक होना चाहिए, और मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसे कोई दवाई दीजिए कि मैं अपने आप इस बीमारी से बाहर निकल जाऊँ। मतलब जैसे मैं खुद चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से मैं इससे बाहर निकलूँ, क्योंकि कोई बीमार होना तो पसंद नहीं करता है ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी भी चीज़ की इलाज नहीं है, इलाज तो होगी ज़रूर डॉक्टर साहब। और मैं श्योर हूँ कि कुछ ना कुछ होगा और मैं बाहर निकल जाऊँगा। तो फिर मैं बोला अच्छा, मैंने बोला और कोई स्ट्रेस वगैरह लाइफ में रही? तो क्योंकि आपको जैसे आपको 8 9 साल पहले आपको डायबिटीज़ भी हुआ, हाइपरटेंशन भी हुआ, और बीच में 2 3 कॉम्प्लिकेशंस भी हुआ जिसकी वजह से बुखार आया, तो कोई और स्ट्रेस रही? तो शी डिडंट टेल एनीथिंग, कुछ बोली नहीं। तो शी केप्ट क्वाइट। तो उनके हस्बैंड ने ऐड किया कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि ये जो बता रही है ना कि मैं खुद देख चुकी हूँ, एक्चुअली इनकी जो सिस्टर है, एल्डर सिस्टर है, इनसे 2 साल बड़ी है, वो किडनी फेलियर में उनका डेथ हुआ, और 3 4 साल पहले ही डेथ हुआ था उनका। और काफ़ी साल लोग रहे, वो डायलिसिस में भी रहे। उसके बाद उनकी मदर ने इनको डोनेट किया किडनी, और ट्रांसप्लांट हुआ। ट्रांसप्लांट की 1 साल के बाद उनकी डेथ हो गई।
और जब डेथ हो गया फिर हम इनको मदर को मतलब काफ़ी ये 1 साल इनके घर पे ही रही, उनके घर पे जाके, और काफ़ी सेवा करी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया एंड सी डाइड। और फिर हमने इनको मदर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहा, सी वॉज अलोन, इनकी फादर बचपन में डेथ हो गया था। तो हमने मदर को हमारे यहाँ ले आए, तो हमारे पास भी वो 1-2 साल रहे। उसके बाद उनकी थोड़ा मल्टीपल प्रॉब्लम्स होने लग गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, इन्फेक्शंस होता था, ठीक नहीं होता था, स्वेलिंग हो जाएगा, कंटिन्यूस उल्टी हो गया, कोई एपिटाइट नहीं हुआ, वेट लॉस हुआ। तो अल्टीमेटली सी डाइड 6-7 मंथ्स बैक। और उसके बाद से जो इनको फीवर हुआ वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैंने बोला अच्छा, फिर मैंने उनको अगेन दोबारा पूछा कि ये जो बता रहे हैं इसको लेके क्या चलती है दिमाग में, कुछ सोचते हैं? तो थोड़ा सा पॉज में गई और उसके बाद बोली डॉक्टर साहब ये चीज़ तो मुझे बहुत इफ़ेक्ट किया। अब कोई अच्छी चीज़ तो नहीं मैं आपसे शेयर करूँ ये चीज़, इसलिए मैंने बताया नहीं, पर सबसे अजीज़ थी ये दोनों मेरी बहन एग्जैक्टली मेरे जैसी थी, खुले खुले दिल के थे। और इसीलिए शायद उन्होंने शादी भी नहीं करी, शी वॉज अलोन, बिकॉज उनकी मैच की कोई लड़का मिला नहीं। मैंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया, मतलब चलो यार कुछ नहीं शादी करते लाइफ में, पर वो मेरे बहन और मम्मी ने मेरे पे दबाव डाला था, तो मैं मान गया कि बात, मैं शादी कर लिया और मैं ठीक ठाक हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे, इनके साथ मेरे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरी बहन का जो डेथ हुआ ना डॉक्टर साहब, 1 साल में साथ में रहा, तो बहुत 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 परेशान रहा मैं डॉक्टर साहब। बहुत कोशिश किया हमने और ट्रांसप्लांट किया, बहुत पैसे लगाया हमने, हमारे सब कुछ हमने बेच दिया, लेकिन उसके बावजूद भी शी कुडंट बी सेव्ड। और उससे उस सदमे से हम निकले, मम्मी को लेकर आए। 1-2 साल के बाद उनकी भी कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा हो गए और अल्टीमेटली इसी डाइट। तो मेरे को ना वो चीज़ मेरे मन से कभी जाता ही नहीं। बस मैं ये है कि मेरी नेचर है कि मैं इसमें जाता है, मतलब मैं कोशिश करता हूँ इससे बाहर निकलने के लिए, तो इसलिए मैं बाहर निकल जाता हूँ। नहीं तो बहुत कभी जैसे खाली बैठ गया, कोई है नहीं साथ में, अकेले में हूँ, तो बड़ा दुख होता है डॉक्टर साहब कि यार मैं कुछ नहीं कर पाया। और मेरे को लगता था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ दुनिया में, सब कुछ मेरे लिए, कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। और यहाँ मैं कुछ नहीं कर पाया डॉक्टर साहब, तो बहुत दुख होता है मुझे तो कि यार मैं कुछ नहीं कर पाया। ये मतलब आप अगर बोलेंगे ये चीज़ मेरे दिमाग में रहती है, पर यह है कि नहीं, इससे बाहर निकलनी है। मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरी फैमिली है, तो मैं छोड़ो कोई बात नहीं। फिर मैं अपने आप को इससे बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं अपना लाइफ जीता हूँ डॉक्टर साहब। पर मन से ये बात निकलता नहीं है, ये ऐसा नहीं कि पूरी तरह से निकल जाती है। तो ये हिस्ट्री है कि इसका। मैंने बोला आप और कुछ बोलेंगे आप? नहीं डॉक्टर साहब, कि मुझे इससे निकलना है, मतलब आपकी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए तो मैं इससे निकल जाऊंगा डॉक्टर साहब, मुझे इसमें नहीं रहना है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ फिर। तो हमने उनको मैंने जो ये मेरे साथ हो रही थी, जो डिस्कशन हो रही थी, तो मेरे दिमाग में 2-3 बात चल रहा था कि इतनी मेजर प्रॉब्लम है और बंदा मूवी देखने चला गया। इतनी मेजर प्रॉब्लम है और इतनी, मतलब जैसे मैंने पूछने के बाद भी उनकी दुख बाहर आया। इतनी बहुत मेजर प्रॉब्लम है पर वो बीमारी को नहीं डर रही है। बोले नहीं कोई बात नहीं, हमें होम्योपैथी लेना है और कुछ नहीं लेना है। तो ये चीज़ जो मेरे दिमाग में आया, मैंने इसको फिर जो उनकी एक्सप्रेशन था, तो मैंने 3 रूब्रिक लिया इसमें। एक लिया, पहला रूब्रिक लिया हाई स्पिरिटेड है, कि अपना स्पिरिट को नीचे नहीं होने दे रहा है। इतनी ज़्यादा बड़ा भारी भड़कम प्रॉब्लम है, लेकिन ये अपने स्पिरिट को हाई कर रहा है, ऊपर ऊपर ऊपर। और दूसरा मैंने डिफाइंट लिया, कि मतलब जैसे हर चीज़ को डिफाई करता है। डिफाइंग का मतलब क्या? ओपनली डिसओबेइंग द अथॉरिटी। मतलब अथॉरिटी यहाँ क्या है? किडनी फेल्योर है, मतलब जिसमें क्रिएटिनिन इतनी हाई है, पूरी डॉक्टर्स बोल रहे हैं डायलिसिस करना है, ट्रांसप्लांट करना, नहीं तो आज तक किसी का ठीक नहीं हुआ, पर ये डिफाई कर रहे हैं, नहीं मैं होम्योपैथी में जाऊँगा। और तीसरा सैडनेस विथ इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मतलब इनकैपेबल, क्योंकि वो कर नहीं पाए कुछ, और वो उसकी मतलब दिमाग में चल रहा है और वो उसके लिए वो दुखी हो रही है। और जो चीज़ उसको हमेशा उसकी जहन से निकलता नहीं है, बार बार जैसे ही अकेला रहता है, जब भी खाली हो जाता है,
तो उसके मन में परेशान करता है। हमारे पास नर्क एक रूब्रिक है, ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंसेस about some mournful past events, tormenting the past mournful events। ये रूब्रिक आप देख लेना, उसमें सिंगल मेडिसिन है स्पॉन्जिया। तो आई गेव ए डोज ऑफ स्पॉन्जिया 200 और फिर हम 2-3 दिन के बाद फॉलोअप के लिए बुलाया तो सी वॉज फीलिंग वेल, आज इट इज सी वॉज फीलिंग वेल और अर्लियर ऑल्सो। पर वो बोल रहे थे कि नहीं, मेरे को दवाई लेने के बाद ना थोड़ी सी एनर्जी लेवल ज़्यादा आ गया, मुझे लग रहा है कि जैसे मेरे को भूख नहीं लग रहा था, थोड़ा सा भूख लगने लग गया, थकावट कम हो गई, उल्टी कम हो गई, लेकिन स्वेलिंग वैसे ही है। तो हमने फिर एक डोज रिपीट किया 200, क्योंकि इट वॉज ए वेरी एक्यूट कंडीशन। तो फिर एक हफ्ते बाद हम चेक किया तो उसका क्रिएटिनिन वैसे ही था, 8.1 ही था, बढ़ा नहीं था, क्योंकि इससे पहले रेगुलरली वो बढ़ रहा था। तो फिर हमने एक हफ्ते के बाद चेक किया, फिर 8.1 है। देन आई गेव ए डोज ऑफ 1 mg एंड आफ्टर 1 week द क्रिएटिनिन वाज 7.5। और फिर हमने प्लेसिबो दिया, 1 महीने के बाद क्रिएटिनिन 7 हुआ। तो ये करीब 4-5 साल पहले की केस है, 5 या 6 साल पहले, आई डोंट रिमेंबर, इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग। तो हमने उनको 1 mg का 6-7 डोज दे चुके होंगे। अब बीच में जब भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आता है, कभी बुखार आ गया या कभी स्वेलिंग आ गया या कभी यूरिन में प्रॉब्लम आ गया, तो हम एक डोज रिपीट कर देते हैं एंड अगेन इट सबसाइड्स एंड द क्रिएटिनिन इज बीइंग मेंटेन्ड बिटवीन 4 to 5, 4 और 4 और 5 के बीच में क्रिएटिनिन मेंटेन हो रहा है। तो बीच में काफ़ी सारे उनके रिलेटिव्स ने बोला कि आप डायलिसिस कर लो। बोले नहीं, अब जब मेरे को 5 साल हो गया डायलिसिस करता तो 5 साल में मैं ट्रांसप्लांट पे चला जाता। तो इवन जो डॉक्टर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वो भी उनके साथ बात किया, बोले नहीं, आप जहाँ दवाई ले रहे हैं आप लेते रहिए, एलोपैथिक भी लेते रहिए आप, और हम वेट करते हैं, कोई और दिक्कत होगा आपको, कोई क्लिनिकली कोई सिम्टम है नहीं, आप खाना खा रहे हैं, सूजन नहीं है, पेशाब सही हो रही है और कोई उल्टी नहीं है, भूख सही है और एनर्जी लेवल सही है, तो हम लोग वेट कर सकते हैं। तो अभी दे आर कंटिन्यूइंग। तो ये जो केस जब मैंने लिया तो मेरे दिमाग में ये जो बातें आई, ये 3 रूब्रिक आई। ये पुराना केस है, मैं जब मुंबई में डायनामिक्स के दौरान, आई डोंट रिमेंबर कौन सा साल है, 14-15 के आसपास होगा या 16 के आसपास होगा। तो जब हमने एक अबनॉर्मल प्लेटलेट काउंट का केस हमने डिस्कस किया था, जिसमें प्लेटलेट 14.5 लाख, 15.5 लाख, उसके बाद बियॉन्ड लिमिट होता था कि वो सिर्फ बियॉन्ड दिखा के वो फ़ोन कर देते थे घर में कि आपकी प्लेटलेट इतनी ज़्यादा है, इमीडिएटली आप हेमाटोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट करिए। तो उस केस को मैंने डिस्कस किया था। In spite of that platelet table, that lady went for another child and delivered with very critical state. तो उस कंडीशन में वो जो हमने दवाई दिया था, तो अभी भी उसकी प्लेटलेट जो है मतलब नीचे आ गया, अभी कम नहीं हुआ, अभी 9 के आसपास 9 से 12 के बीच में चल रहा है उसका प्लेटलेट। लेकिन ये होकर सी इज़ कम्प्लीटली हेल्दी, अभी उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस का जब हमने डिस्कस किया था उसके बाद ये केस आया था, तो तब से ये केस चल रहा है। तो मैं सोचा थोड़ा सा स्पॉन्जिया एक बहुत अच्छी दवाई है, जिसको जनरली हम लोग खांसी और अस्थमा के लिए यूज़ करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा खांसी, अनप्रोडक्टिव है, ड्राई कफ है, रात को होती है, आदमी परेशान हो जाता है, और थोड़ा सा कार्डियक सिम्टम है जहाँ हार्ट के रीजन में पेन वगैरह होता है, ये सब में हम स्पॉन्जिया यूज़ करते हैं। और हमें लगा कि नहीं, ज़रूरी नहीं कि हम इसी में यूज़ करें। जब हम माइंड में काम करते हैं तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो जाता है, वाइड हो जाता है, तो हम इसको इस एंगल से कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी बीमारी में। मैंने इसको बहुत सारी केसेस में दिया है, नॉट ओनली इन कफ एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। मैं शायद इस दोनों में तो कभी दिया ही नहीं मैंने, क्योंकि मेरे पास शायद इस लेवल की खांसी आया नहीं कभी। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ें, थोड़ा सा समझें कि हम कैसे इस चीज़ को हम लोग क्या उसको बोलते हैं, आगे दूसरी बीमारी में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा नोट्स वगैरह बनाया, क्योंकि मेरे को लगा नहीं, अच्छी तरह से हम डिस्कस करेंगे तो आप लोग फिर इसको यूज़ भी कर सकते हैं क्लिनिकली। तो जैसे हम इस दवाई को थोड़ा सा पढ़ते हैं कि केंट ने इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा है। तो पहला लाइन केंट ने लिखा है, द मेंटल सिम्टम ऑफ स्पॉन्जिया शोज दैट इट इज़ ए हार्ट रेमेडी। अब बहुत अच्छी लाइन है,
देखिए हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं ना, कि एक माइंड होता है और एक हार्ट होता है। अलग अलग होता है ना। माइंड मतलब जो थोड़ा सा आपकी इंटेलिजेंस को बात करता है, प्रैक्टिकल होता है, और हार्ट होता है जो दिल की बात करता है, इमोशंस की बात करता है, और जो क्या प्रैक्टिकल नहीं होता है, क्या उसको बोलते हैं, पैशनेट होता है। तो जैसे अभी इसमें लेकिन थोड़ा सा आप समझेंगे लाइन्स है, मेंटल सिम्टम्स और हार्ट रेमेडी। इसका मतलब हार्ट रेमेडी मतलब हार्ट की पैथोलॉजिकल रेमेडी है ये। तो हार्ट कोई जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती है उसकी रेमेडी है, और मेंटल सिम्टम्स मतलब उसकी उस दौरान उसके दिमाग में जो चीज़ आती है। तो इसके अंदर जो केंट ने उसको और थोड़ा सा स्पेसिफाई किया कि इट प्रोड्यूसेस एंजाइटी, फियर एंड डिस्निया which is cardiac in nature. And specifically, he wrote, there are no inflammatory conditions of the brain. मतलब ब्रेन इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, सिर्फ कार्डियक मतलब हार्ट की जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है इसके साथ उन्होंने जोड़ा है। और सबसे बढ़िया चीज़ पता है आपको क्या है, इसके साथ उन्होंने एकोनाइट को कंपेयर किया है, उसका डीडी किया है, कि उसने लिखा है कि एकोनाइट में भी एग्जैक्टली वही आता है जो एंग्जाइटी, फियर और डिस्निया, लेकिन उसके साथ लिखा है इट इज अकम्पनीड विथ फेब्राइल एक्साइटमेंट है। मतलब वो एक एक्साइटमेंट होती है उसके अंदर, एक उतावलापन होती है वो एकोनाइट में, जो विच इज मिसिंग इन स्पॉन्जिया। इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है। और इसीलिए क्या होता है, कार्डियक सिम्टम्स डेवलप इन स्पॉन्जिया स्लोली विच एक्टिवेट टिश्यू चेंजेस, एनलार्जेस द हार्ट एंड अदर पैथोलॉजीज। ये उन्होंने लिखा है। और साथ में लिखा है एकोनाइट इज ए स्पॉन्जिया इज ए नेचुरल फॉलोअर ऑफ एकोनाइट। मतलब एकोनाइट से ठीक नहीं हो रहा है तो आप स्पॉन्जिया दे सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब जो भी कार्डियक सिम्टम्स होगा, और आप देखेंगे ना इसमें सब चीज़ें इसकी कार्डियक है। अगर आप इसकी एंजाइटी और फियर देखेंगे, आप पुराने आप जैसे इसमें 27-28 एंजाइटी है, 27-28 फियर है। अगर आप इसको पढ़ेंगे इस दवाई को, तो इसमें ये सब कार्डियक ओरिजिन है। एंजाइटी ड्यू टू चेस्ट पेन है, फियर ड्यू टू सफोकेशन इन द हार्ट कार्डियक रीजन है, ये सब उसके अंदर है। मतलब ये सब चीज़ें इसके अंदर जुड़ा हुआ है। मतलब इसका मतलब हार्ट में अगर कोई तकलीफ होती है जिसकी वजह से उसके दिमाग में जाता है कि मैं डर गया, मैं एंजाइटी में चला गया और मैं मतलब परेशान हो गया और मुझे दवाई चाहिए, तो ये स्पॉन्जिया इज द राइट रेमेडी। पर साथ साथ में एकोनाइट जैसे इसमें एक फेब्राइल एक्साइटमेंट, मतलब एकोनाइट में जो डर होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है, बहुत ज़्यादा जैसे डरा हुआ इंसान होता है उसके अंदर। एक्साइटमेंट मतलब कि उतावला होता है, यार मुझे बचाओ, मुझे क्या हो गया, मैं क्या करूं, मुझे पकड़ो, मुझे कुछ करो। मतलब वो इतना ज़्यादा उसको एश्योरेंस 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 चाहिए। लेमेंटिंग, कंप्लेनिंग, कैरिड, सब में एकोनाइट है। और ये तीनों रूब्रिक आप देखेंगे इसमें स्पॉन्जिया नहीं है, क्योंकि वो पैथोलॉजी धीरे धीरे इसमें ये एक्सप्रेशन मिसिंग है। इसलिए कैंट ने स्पेसिफिकली लिखा है इसमें ये एक्साइटमेंट मिसिंग है। तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जैसे कैंट क्यों लिखा है, और आगे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको समझ में आया कि ये दो चीज़, एक मेंटल सिम्टम्स, एक हार्ट रेमेडी, ये दोनों चीज़ आप समझिए। और अगर हम देखेंगे कि जैसे मेटरमेडिया डिस्कशन में एक बहुत बढ़िया चीज़, मतलब मैं जो 4 रूब्रिक इसकी बहुत, मैं 4 स्टेट है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वो करता हूँ। हनीमन ने एक बहुत रूब्रिक अच्छा लिखा है, इररेजिस्टिबल डिजायर टू सिंग विथ एक्सेसिव मर्थ फॉलोड बाय सैडनेस। मतलब इसको समझना पड़े। इररेजिस्टिबल मतलब अपने आप को ना रोक पाना, और सिंग मतलब अपने आप गाना एक निकलता है कि धुन में हो, खुश हो। विथ एक्सेसिव मर्थ है, और आगे एक्सप्रेसिव मर्थ मतलब द जॉय विच इज एक्सप्रेस्ड आउटसाइड, तो मतलब बाहर निकलना है। फॉलोड बाय फिर दुखी होता है। अब ये रूब्रिक कहाँ हम यूज करेंगे ये हम देखते हैं। क्योंकि अगर एक हमने देखा कि उसके अंदर जो डर और एंजाइटी की बहुत ज़्यादा है सिम्टम्स है, जब उसको कोई कार्डियक, कोई सफोकेटिव, कोई डिस्निया, कोई कार्डियक में पेन हो रहा है, उस सब चीज़ों में उसको एंग्विश इन कार्डियक अगर आप देखेंगे उसमें सिंगल मेडिसिन है, तो एंग्विश इन कार्डियक पेन है। तो ये सब चीज़ों में जब होता है तब चाहिए होता है। और दूसरा ये होता है, अगर आप देखेंगे इसकी जो रूब्रिक है कि दो रूब्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हाई स्पिरिटेड और एक डिफायंट है। ये रूब्रिक मैथमेटिका में नहीं है लेकिन रिपोर्टरी में है।
तो मेरे को लगता है ये जो एरिया केंट ने लिखा है, इररेजिस्टिबल डिजायर। डिजायर मतलब क्या है कि जो इच्छा होती है वो मतलब अपने आप को ना रोक पाना, कि मेरे को मैं इस फॉलोड बाय सैडनेस मतलब क्या है, और ऑल्टरनेटिंग बाय सैडनेस भी है उसके अंदर। सैडनेस जब उसको कहीं ना कहीं डालता है नीचे, तो ये अपने आप को रोक नहीं पाता है कि मैं उससे बाहर निकलूं, मैं खुश हो जाऊं, मैं इस स्टेट से बाहर निकलूं। इसलिए शायद हनीमन साहब ने ये दोनों स्टेट को हनीमन का लिख के केंट ने इसको हाई स्पिरिटेड और डिफाइंड में डाला है उन्होंने, अगर आप इस चीज को देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब समझ में आया। एक हो गया कि हाई स्पिरिटेड हो गया कि जहाँ उसकी जो माइंड इतनी स्ट्रांग है, और एक हार्ट हो गया जहाँ वो एंजाइटी और फियर में दबा हुआ है। तो दोनों चीज को हमें समझ में आना। तो फिर एक हमारे दिमाग में आता है कि बंदा जो है कि इतने ज्यादा दबा होने के बावजूद भी ऐसे हाई स्पिरिटेड क्यों होता है, एक। और अगर आप ऑपोजिटली देखेंगे, ऑल्टरनेट स्टेट देखेंगे, इतना हाई स्पिरिटेड होने के बाद इतनी ज्यादा डर में जाता क्यों है। ये दोनों ऑपोजिट स्टेट्स है। थोड़ा एक इसको जोड़ने के लिए नहर का एक रूब्रिक है, डुएल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंसेस टॉर्मेंटेड बाय फ्राइटफुल सीन ऑफ सम मोर्नफुल इवेंट ऑफ द पास्ट। मतलब ऐसे कोई घटना घटी है जो बहुत दुखद है, जो उसको कंटिन्यूअसली तंग करता रहता है, परेशान करता रहता है, जिससे वो निकल नहीं पाता है, पूरी जिंदगी में निकल नहीं पाता है। तो थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है। अभी ये तीनों चीज को जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि एक जो इंसान है, मतलब वो कितना भी खुश नसीब हो, कितना भी अपने आप को हाई रखता है, हाई स्पिरिट रखता है, खुश रहता है, लेकिन ऐसी कोई घटना उसकी जिंदगी में जो घट गया जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता है, जो उसको हमेशा मतलब उसको टॉर्मेंट करता रहता है, तंग करता रहता है, और उसको ये हाई स्पिरिट से नीचे आने की कोशिश करता है कि नहीं तुम ये देखो तुम्हारे साथ ऐसे हुआ था। पर ये बंदा जो है फिर से उस डर, उस भय और उस जो सफोकेशन है, वो घुटन से बाहर निकलता, फिर अपने आप को स्ट्रांग करता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। हाई स्पिरिट और डिफाइंट होता है और इससे बाहर निकलता है। तो थोड़ा सा ये एक एरिया है, हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा क्लियर। इसका मतलब क्या है कि एक मोर्नफुल इवेंट जो बीच के लिंक है वो हमेशा इस केस मतलब स्वांजिया के केस में रहता है। कोई भी केस देखिए आप, जरूर मैं आपको हमेशा बताता हूँ ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट होगा, एक जरूर ट्विस्ट होगा जिसको आपको पकड़ना है। हर केस में स्पॉन्जिया में होगी, हम उसको समझते हैं उसको। तो मेरे को एक लगा कि इतनी दबा हुआ बंदा कैसे इतना जल्दी बाहर निकलता है, और इतना बाहर निकलने का, इतना ऊपर चढ़ने वाला बंदा कैसे तुरंत गिर जाता है। तो इसके लिए फिर मेरे कोई लिंक नहीं मिला मीडिया को। मैंने पढ़ा उसको, सबकी मास्टर्स जितने हमारे पास है सबको पढ़ा मैंने। सब लोगों ने प्रूविंग के बारे में लिखा है, सब लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखा है, वो इसी एरिया में घूमता रहता है। बट नो बडी रोट वाई दे आर दिस रिमेडी, दिस इंडिविजुअल बिहेव्स लाइक दिस। तो मैंने थोड़ा सा इसका डॉक्ट्रिन में जाने की कोशिश करी कि भाई स्पॉन्जिया है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। कि जैसे हम बताते हैं ना, जो जैसा है वो वैसे आगे चल के बढ़ेगा। हम बताते हैं ना, जैसे पल्सेटिला बहुत नाजुक होती है, तो हाथ लगाते हो तो सिकुड़ जाती है, और थोड़ा नाखून लगाते हो तो पानी आ जाता है, इसलिए पल्सेटिला को जल्दी वीपिंग होती है। तो जितनी हमने डॉक्ट्रिन पे थोड़ा जाते हैं, हम पूरी डॉक्ट्रिन पे नहीं है लेकिन काफ़ी सारी डॉक्ट्रिन के साथ जुड़ा हुआ रहता है दवाइयाँ। तो हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, इसको कि ये एक समुद्री जीव है। मतलब ये इट इज़ फाउंड इन द मराइन एरिया। समुद्र में नीचे आपने देखा होगा स्पॉन्ज होती है, बड़े बड़े ऐसे ऐसे, बड़ा सुंदर दिखता है, फूल जैसे दिखता है, वाइट कलर के, अलग अलग कलर्स के भी होते हैं। आपने देखा होगा जैसे कभी आप अंडर वाटर जो करते हैं, सी डाइविंग हो, उनकी फोटो आता रहता है। तो ये स्पॉन्जिया है, ये स्पॉन्ज है। अब ये प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, ये एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एनिमल है, पर इसमें क्या होता है, इसमें कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है, ये सिंगल एनिमल्स है। हैविंग सेलुलर लेवल ऑफ सेल्स में है इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज टू द लेवल ऑफ टिश्यू और ऑर्गन्स। मतलब इसके अंदर कोई सिस्टम डेवलप नहीं होता है इस एनिमल के अंदर। ये मल्टी सेलुलर, ये सेल्स है इसके अंदर। मतलब इसके अंदर डाइजेस्ट सिस्टम नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है,
रिपोर्ट कोई ये सब सिस्टम मतलब इसके अंदर नहीं है कि जो उसकी फंक्शंस करता है। सिर्फ इसके अंदर जो पोर्स होते हैं सेल्स के अंदर, इसमें वाटर कैनलाइज होता है और वाटर इसके अंदर जिस पास होता है उसमें से वो लोग फूड निकाल लेते हैं और फूड को खा के वो जिंदा रहते हैं। और ये आपको ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इसमें यूनिसेक्स है, मेल भी और फीमेल भी है, और उसी में इनका मतलब आगे चल के जैसे बढ़ता है सब चीज़। तो ये मतलब एक इसका एक सेल है, एक ऑर्गन, एक स्पॉन्जिया, एक एनिमल है। और ये क्या करता है, ये एक मतलब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ करता है, टिश्यू में जाता नहीं है, कोई ऑर्गन्स नहीं है। तो मतलब क्या, इसका एक पर्पज है, पानी को कैनलाइज करो, कैनलाइज द वाटर एंड उसमें से फूड लो, आप इंजेस्ट करो, अपना लाइफ चलाओ। मतलब इसके पर्पज लाइफ में सिर्फ एक ही है और कुछ नहीं है। अब देखिए हमारे बॉडी में इतने सारे सिस्टम्स हैं भाई, कार्डियक सिस्टम है हमारे पास, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे बहुत सारे सिस्टम्स है। तो हमारे सिस्टम क्या करता रहता है, सबकी सेल्स अलग अलग होते हैं, सबकी सोच अलग अलग होता है, दे थिंक इन ए डिफरेंट पैटर्न। इसलिए वो क्या करते हैं, तो आपकी सोच को कभी यहाँ चला गया, कभी यहाँ दर्द हो, यहाँ चला गया कभी, तो ये अलग अलग चीज़ों में लेते हैं, आपस में ये कॉन्ट्रैरी भी होते हैं। तो इसलिए हमारे अंदर इनबैलेंस होती है। हम पर ये जो एनिमल है ये सिर्फ एक ही काम करता है, दूसरा काम है ही नहीं है। तो एग्जैक्टली स्पॉन्जिया का अगर आप देखेंगे, इंडिविजुअल भी ऐसा होता है, जब कोई भी इसके सामने जोखिम आता है तो वो और कहीं दिमाग उसकी नहीं लगता है और कोई सोच नहीं होता है, सिर्फ जोखिम से बाहर निकलना है, तकलीफ से बाहर निकलना है, कुछ नहीं है। आई डोंट हैव एनीथिंग। जैसे हमारे पास हमें क्या उसको बोलते हैं, डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, सोच है, माइंड है, चेस्ट पे ये फलाना है सलाना है, पॉटी साफ नहीं हो रहा है, पेशाब नहीं, कुछ नहीं है। ओनली वन थिंग है, टू कम आउट ऑफ द क्राइसिस। एंड द मोर द क्राइसिस डिपेंड, ज़्यादा ज़्यादा गहरा होता है, ज़्यादा ज़्यादा उसके अंदर होता है, ज़्यादा ज़्यादा उसी एंगल से सोचता है वो कि इससे बाहर निकलना है। आप समझ गए। और एग्जैक्टली जब उसको तकलीफ होती है, जब कोई भी जैसे ऐसे कोई घटना घट जाती है, फिर वैसे ही वो धीरे 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 नेगेटिव में भी जाता है और ये सोचने लग जाता है, यार मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता हूँ, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। पर फिर कोशिश करता है, छोड़ता नहीं हो, फिर कोशिश करता है और एकदम से फिर वो बाहर आने की कोशिश करता है। मतलब उसी टाइम एक थोड़ी देर के लिए वो दुखी होता है, फिर बाहर आने की कोशिश करता है। आ रहा है आपको समझ में। तो ये एरिया आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे फिर हम स्पॉन्जिया को समझ सकते हैं। फिर थोड़ा सा स्पॉन्जिया का पिक्चर्स उसकी रूब्रिक के थ्रू समझते हैं। ये तो डॉक्ट्रिन में समझा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक इंडिविजुअल है, जब उसके सामने कोई भी एक क्राइसिस आता है, वो सिर्फ एक एंगल, इससे मुझे बाहर निकलना है बस, और कुछ नहीं है, आगे पीछे किसी की बात सुनना नहीं है, बाहर निकलना चाहे कितना भी तकलीफ हो। आप समझ गए ना। एक मैं उस टाइम एक दिखाया था, माउंटेन ड्यू का एक एडवर्टाइजमेंट है, डर के आगे जीत। मतलब उसके सामने है कि मेरे को यहाँ जंप करना है और यहाँ बहुत डर है, मैं नहीं कर सकता हूँ, वो अपने आप को एंड वो माउंटेन ड्यू पीता है। एक्चुअली वहाँ उस टाइम स्पॉन्जिया देना चाहिए, तो एक स्पॉन्जिया का डोज ले लो और आप जंप करो, फिर पूरी की पूरी हाई स्पिरिटेड हो जाओगे। बाहर निकलना है, इससे निकलना है मुझे जंप करके रहना है, चाहे मुझे कोई भी तकलीफ हो जाए। तो ये जो स्टेट होता है, तो थोड़ा सा इसके पिक्चर को हम समझते हैं कि अगर आप देखेंगे ना, स्पॉन्जिया एक छोटा बच्चा जैसा है। मतलब बच्चे का क्या होता है आप सोचिए ना। अब समझिए, अब इसकी डॉक्ट्रिन के साथ हम बच्चे को मिलाते हैं। जैसे बच्चे के दिमाग में ना सिर्फ एक बात चलती है। अब एक बहुत छोटा बच्चा, तो जब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता, वो मतलब जैसे 2-3 साल का हो जाता है, जब आपको परेशान करने लग जाता है, जब आपके पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि भाई बच्चा वो तंग करता है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। एक छोटा बच्चा है, इवन बड़ा भी छोटा बच्चा हो सकता है, उसके दिमाग में एक ही चीज चलता है, खेल। खेल में खाना खाना है, खेल में पॉटी करना है, खेल में सुसु करना है, खेल में शैतानी करना है, खेल में अगले को तंग करना है, सब खेल 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 और कुछ नहीं है। खुश रहता है वो, उसके दिमाग में, उसके मन में दुख की नाम की चीज ही नहीं है, सिर्फ मस्ती है, मस्ती। उसको बोलोगे ये नहीं करना है, अरे इधर जाओगे ना तुम्हें आग लग जाएगा, वो क्या करेगा, हाथ लगा देगा उधर, उफ, मतलब रोएगा लेकिन वो करेगा जरूर। आपकी बात नहीं सुनता है, वो आपसे हटके करता है। तो हमारे पास स्पॉन्जिया की रूब्रिक्स है,
हमारे पास है लिबर्टिनिज्म है, करना है, हट के करना है, मैं अपनी लिबर्टी से काम करूंगा, तुम मना करोगे तो नहीं, मेरी अपनी एक इच्छा है। इसी ने क्या बोला, मेरे हस्बैंड, ठीक है तो आप नहीं जाते हो मत जाओ, पर मैं जाऊंगा, डायलिसिस हो तो क्या हो गया, पिक्चर नहीं देख सकता हूं। आप हट के काम करना, ये लिबर्टिनिज्म। सीरियस नहीं अपनी प्रॉब्लम को, फ्रीवुलस है, क्विटी है, हाजिर जवाब है और मस्ती वाली है, सब लोग खुश हो जाते हैं। ये हमेशा क्या बोलती है, मैं खुश, वाइवेसियस है। आपने देखा ना स्पॉन्ज कैसे वाइवेसियस होता है, आप देख के जब डाइवर्स देखते हैं और ये कितना सुंदर, मछली से ज़्यादा कुछ सुंदर दिखते हैं ये लोग। एक्जिलरेशन है, मिस्चीवस है, मर्थ है, सिंगिंग इनवॉलंटरीली है, अपने आप मुंह से गुनगुनाना शुरू हो जाता है, खुश जब रहते हो आप। ये स्टेट है स्पॉन्जिया का। उसको पता नहीं है जिंदगी में दुख क्या है, खाना भी पड़ता है, पढ़ाई भी करना पड़ता है। 12-13 साल के बच्चे पढ़ाई नहीं करते। मैं बोलता है यार माँ बाप को खुश रहो यार कि तुम्हारे पास ऐसे बच्चा मिला है, ये बच्चा ज़िंदगी भर बीमार नहीं पड़ेगा। अगर 8 साल से भैया ये बोलता है कि क्या वियतनाम का डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो इसका मतलब ये बीमार पड़ने वाला है। यार क्या जरूरत है अपने डिफेंस मिनिस्टर के जाने की, क्या जरूरत है, बड़ा हो जाओ भाई, जब IAS बनने होगी तब बनना है, तो अभी से क्यों बीमार कर रहे हो। पेरेंट्स को लगता है ना कि भाई तुम्हें पूरी दुनिया पता होना चाहिए। मेरे पास अभी एक 9-10 साल की लड़की आई और शी वॉज एक्सप्लेनिंग मी द सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं बोला भैया मेरे को कब पता है। फिर बोला अंकल आपको ये जॉइंट के बारे में पता है। मैं बोला भैया हम DHA में से इतना ज़्यादा नहीं पढ़े हुए, वो ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट को पता होता है, मैं तो जनरल नॉलेज है मेरा होम्योपैथी मतलब मेडिकल साइंस के बारे में। तो आप सोचिए हम क्या करते हैं, बच्चों को ज़्यादा फोकस कर देते हैं, लेकिन जो स्पॉन्जिया होता है नहीं, सब पढ़ते होंगे ये मस्ती करता होगा, आप आराम से रहते, इसके दिमाग में घुसता ही नहीं ये चीज, खुश मस्ती है, हाई स्पिरिटेड है, अपने आप को ऊपर करता रहता है नीचे। और आप ये देखिए उसके साथ साथ इसकी जो ये हो गया उसकी जो मस्ती वाली सिचुएशन है, और एक और साइड है उसकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, जो हाई स्पिरिटेड में बताया, डिफाइंट बताया मैंने। हमारे पास रूब्रिक है ओवर एक्टिव है, नॉर्मल से हटके है। हमारे पास रूब्रिक है इंडिपेंडेंट है, अकेले में सोचना है, अकेले अपने हिसाब से सोचना है, अकेले में नहीं अपने हिसाब से सोचना है, किसी को साथ में इन्वॉल्व नहीं करना, किसी को साथ में तकलीफ नहीं देना। ये बार बार क्या बोल रहे थे, मुझे इस बीमारी से बाहर निकलना है, आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। ये प्लैटिना जैसे लगता है, नहीं है, क्योंकि प्लैटिना इतना खुश वाली नहीं है, इतना मस्ती वाली नहीं है जो ये है। इसके अंदर वो मस्ती वाली है, और इतना नॉन सीरियस नहीं है प्लैटिना कि भाई काम छोड़ के मस्ती करेगा। तो ये इसके अंदर वो मस्ती है जो प्लैटिना में नहीं है। इसे मदद मांग रहा है लेकिन अपने से निकलना चाहता है। तो ये जो है इसकी मेंटल स्ट्रेंथ है उसके अंदर। अब ये दोनों को चीज आप देखिए ना, ये दोनों चीज जो है आपको अगर देखेंगे तो अब ये देखिए इतनी मेंटल स्ट्रेंथ है और इतनी मस्ती वाली रूब्रिक है। अब बहुत बढ़िया चीज है, आप देखेंगे कि केंट ने लिखा मेंटल सिम्टम्स और हार्ट डिजीज। हार्ट सिम्टम्स नहीं लिखा, सॉरी हार्ट रूब्रिक्स भी नहीं लिखा उसने, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या इस दवाई के अंदर, इसके अंदर कोई भी हार्ट मतलब इमोशनल रूब्रिक्स नहीं है। मतलब क्योंकि अब हार्ट वाली सुनते हैं ना हम, जैसे मैं पहले स्पॉन्जिया को सोचता है कि जैसे दिल वाली, मतलब जैसे घबराहट भी दिल से आती है, चलो दिमाग एक्सप्रेस करता है लेकिन दिल से आती है, तो दिल घबराता भी है और दिल मोहब्बत भी करता है, प्यार भी करता है। तो पर इसके अंदर वो प्यार वाली रूब्रिक नहीं है। आप कितना भी पूरा स्पॉन्जिया को कंगाल दो, आप उसमें ना अफेक्शन है, ना लव है, ना अटैचमेंट है, ना फ्रेंडशिप है, ना केयर है, मतलब जुड़ना है ही नहीं, इसके किसी के साथ नहीं जुड़ता है। और वो सब छोड़ दीजिए, एक रूब्रिक है, बहुत बड़ा रूब्रिक है, सेंसिटिव है। आप सेंसिटिव अगर देखेंगे उसमें 144 रेमेडीज हैं, पुराने रिपोर्टरीज में, नए में तो और हो गया होगा। तो 144 में भी स्पॉन्जिया नहीं, मतलब ये इजीली अफेक्टेड ही नहीं होता है। मतलब आप समझ रहे हैं, यही थोड़ा सा समझना जरूरी है। इसका मतलब इतना बड़ा जो क्या उसको बोलते हैं दवाई है, और कोई इमोशनल सिम्टम्स नहीं है, मतलब कोई इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं है, कोई इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं है। अब आप थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि जैसे एक इतना खुश नसीब बंदा है, उसकी लाइफ में कोई घटना घट जाती है, कोई परेशानी होती है, कुछ भी होता है, होती है ना लाइफ, भाई आप खुश नसीब हो, एनवायरनमेंट में कुछ तो हो सकता है,
तो ये क्या होता है, हमारे पास हमारे साथ कुछ घटना घट जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम दूसरे को शेयर करते हैं, हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं। इसको नहीं, इसके अंदर है ही नहीं, इंडिपेंडेंट है, अपने आप सब कुछ मैनेज करना है। इसके अंदर है ही नहीं कि मैं यार किसी के साथ। तो प्रॉब्लम इसीलिए केंट ने लिखा है द पैथोलॉजी डेवलप इन द हार्ट, ये लिखा ना केंट ने। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि ये जैसे आप अगर इमोशनल एक्सप्रेशन आपकी कम है तो स्लोली 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 द पैथोलॉजिस में धीरे 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 धीरे, क्योंकि आपका सिर्फ एक काम है कि मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है, अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना और बाहर निकलना है। लेकिन जो आपके अंदर की चीज़ होता है, यार मेरे अंदर, मेरे पास, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मैं किसी से बात तो कर लूँ, है ही नहीं इसके अंदर। इसीलिए धीरे धीरे बीमारी इसके अंदर, इसलिए बोलते हैं केंट कि हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है ये पैथोलॉजिकली धीरे धीरे इंक्रीज करता है। इसके धीरे धीरे हार्ट एनलार्ज होता है और पैथोलॉजीज डेवलप होता है, इसीलिए कार्डियक सिम्टम ज़्यादा होता है। थोड़ा सा समझ में आया? तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, आप देखिए, जैसे कोई अगर प्रॉब्लम हुआ तो ये क्या करता है, पहली बात तो ये बहुत खुश नसीब इंसान है, बहुत अपने आप को खुश रहता है। पर अगर कोई प्रॉब्लम होता क्यों, क्योंकि अगर उसके एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत हो गई, कोई किसी को कोई घटना कर कुछ हो गया, तो ये क्या करता है, ये वो जो घटना इतनी तकलीफ वाली होती है, हमारे पास मोर्नफुल, मतलब जैसे कोई मर गया, मोर्नफुल इवेंट्स टॉर्मेंटिंग एंड ऑन विच इट ड्वेल्स, मतलब ये इसकी, ये वो जो घटना है वो इतनी ज्यादा भारी है कि इसके दिमाग से कभी निकलता नहीं, ये निकाल नहीं पाता है अपने आप को, इट ड्वेल्स, उसके अंदर ही रहता है। पर उसके बाद भी उसके अंदर जो इररेजिस्टिबल डिजायर टू सिंग विथ एक्सेसिव मर्थ है, वो चीज खत्म नहीं होता है। तो ये क्या करता है, उससे बाहर निकलने की, इसी रूब्रिक में बाहर निकले, एकदम से अपने आप को ओवर एक्टिव होता है, आइडियाज अबंडेंट होता है, नहीं निकलना है मुझे, पूरी मतलब दम लगा के डिफाई करता है सिचुएशन को और बाहर निकल जाता है। जब निकल जाता है तब जाके वो इससे जीतने की कोशिश करता है। पर फिर भी जैसे कभी कभी उसको ये लगता है कि नहीं यार, मुझे, जैसे आपने बताया कि कर नहीं पाता हूँ, जब कर नहीं पाता है तब हमारे पास सैडनेस विथ इम्पोर्टेंस होता है कि यार मैं, मेरा इनकैपेबिलिटी की वजह से मैं इसको कर नहीं पाया। तो इसीलिए आप देख रहे हैं दो चीजें स्पॉन्जिया में हमेशा चलता है हमारे पास, इसमें ऑल्टरनेटिव स्टेट्स है, एक उसको गिराने वाली, एक वो खुद अप होने वाली है। हमारे पास रूब्रिक है एंग्जाइटी ऑल्टरनेटिव विद चीयरफुलनेस, एंग्जाइटी ऑल्टरनेटिव विद एक्जिलरेशन, एंग्जाइटी ऑल्टरनेटिव विद जॉय। एट द सेम टाइम जस्ट ऑपोजिट है, चीयरफुल ऑल्टरनेटिव विद सीरियसनेस, चीयरफुल ऑल्टरनेटिव विद वीपिंग है। मतलब जहां खुश होगा, बहुत ऊपर रहेगा, कोई एक स्टेट आ जाएगा जहां वीपिंग में चला जाएगा, और जहां एंजाइटी होगा, परेशानी होगा, डर होगा, ऐसे अपने आप को उसने स्ट्रांग करना और एक्जिलरेशन में चले जाना। तो ये ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स है, बहुत ज्यादा होता है। और जहां ऑल्टरनेट स्टेट होता है ये अपने आप को नीचे नहीं आने देता है, जितनी ज्यादा जोखिम है उतना स्ट्रांग होता है। ही गोज इनटू द स्टेट ऑफ डेलीरियम। हमारे पास एक रूब्रिक है डेलीरियम, गे, चीयरफुल, फीवर ड्यूरिंग, मतलब जितनी ज्यादा उसके साथ मतलब तकलीफ वाली स्टेट होता है उतनी ज्यादा उसके अंदर गरमाइश होती है, नहीं मुझे इससे बाहर निकलना है, ये गोज इनटू डेलीरियम, बाहर निकलना ही है मुझे। साथ में कॉन्टेम्पचुअस है, मतलब नहीं, नीचा दिखाता है चीज को, कॉन्ट्रेरी है, उसके खिलाफ जाता है, मुझे बाहर निकलना ही निकलना है, मैं छोड़ूंगा नहीं, बाहर जरूर निकलूंगा। तो ये जो कंडीशन है आपको थोड़ा सा समझना है, ये स्पॉन्जिया का खासियत है। मतलब एक बढ़िया इंसान है, कोई एक इंसिडेंट एनवायरनमेंट हुआ जिसकी वजह से, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली, जिसकी वजह से उस बीमारी में जाता है, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जब एक्सप्रेस नहीं कर पाता है स्लोली स्लोली वो पैथोलॉजी में डेवलप होता है। पर जब भी इसको तकलीफ होता है, जब भी उसको चेस्ट पेन हुआ, बहुत बड़ी तकलीफ हुआ, कोई भी पेन हुआ, परेशानी हुई, तो इमीडिएटली अपने आप को स्ट्रांग करता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। हारता नहीं है, हारने की सोचता भी नहीं है। जितनी ज्यादा जोखिम है उतना ज्यादा स्ट्रेंथ है उसके अंदर, उतना ज्यादा डिफायंस है उसके अंदर। तो जैसे क्लिनिकली आप अगर देखेंगे, जो बीमारी में पेशेंट आते हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सफरिंग में है, तो अगर वो रोते पीटते हैं तो मान के चलिए ये है ही नहीं स्पॉन्जिया, क्योंकि स्पॉन्जिया में ना कंप्लेनिंग है, ना लैमेंटिंग है, ना कैरिड है, ये तीनों नहीं है। जो एकोनाइट में है ये रोते पीटते हैं, ये आके बोलेगा डॉक्टर साहब देखिए तकलीफ बहुत हो रहा है,
पर मैं चाहता हूँ कि इससे मैं बाहर निकलूँ। आप अगर कुछ कर सकते हैं करिए। और फिर उसकी लाइफ देखिए, वो प्लैटिना जैसे नहीं है। प्लैटिना जैसे वो क्या उसको बोलते हैं, चिल्लीनेस नहीं है। वो आपके साथ वार्मथ में आएगा, बात करेगा बढ़िया से, क्योंकि वीटी है, वाइवसियस है। वो आराम से बात करेगा, उसमें खुश होकर बात करेगा, बच्चे जैसे है, चुलबुला है। और बात करें, नहीं डॉक्टर साहब कुछ हो सकता है तो करिए, बहुत तकलीफ में है। और आप अगर लिंक देखेंगे कहीं ना कहीं कोई इंसिडेंट हुआ, मतलब अपने आप वो बाहर निकलता है। मतलब इट इज दिस रेमेडी इज वन ऑफ द वंडरफुल रेमेडीज। मैं बहुत सारी, इसके बाद भी मैं एक केस, जब मैं ये केस दिखाया तो एक डॉक्टर साहब ने मुझे डिस्कस किया था, एक पेशेंट की बीपी जो है 220/120 हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, ब्लीडिंग होना शुरू हो गया था। तो हॉस्पिटल में ले गए उसको, तो एडमिट किए, तो उसको बोले भाई तुम्हें इतना तकलीफ हो रहा है, अभी तकलीफ ही तो हुआ ना, तो ठीक हो जाएगा, मर तो नहीं गया मैं, आप लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हो। अब जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उनके रिलेटिव है, तो जो भी प्रोसीजर्स चल रहा है उसके साथ उन्होंने स्पॉन्जिया दिया और काफ़ी आराम हो गया। तो उन्होंने बाद में मुझे शेयर किया, सर आपकी सेमिनार के बाद मैंने दिया था और काफ़ी अच्छा हुआ था, इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ था। उसके बाद भी मैंने 2016 में जब हम लोग सायन में एक सेमिनार हुआ था, एक बच्चे का केस शेयर किया था। छोटा बच्चा है, जब उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, तो शायद एपिटाइट वगैरह की कमी थी या कुछ थी, तो उस मदर के साथ आया था। तो मदर की वो कीरिंग जो है ना, जो रिमोट कीरिंग है, तो उसको खींच रहा था कि दे दो, और एंड शी वॉज प्लेइंग विद द कीरिंग। तो मदर बोलती मत करो ऐसा है, तुम ऐसे करोगे नीचे गाड़ी खुल जाएगी, बहुत सारे लोग हैं, कोई गाड़ी के अंदर सामान रखा हुआ है। तो पर वो बच्चा मान नहीं रहा था, ले रहा था, क्योंकि बहुत ऑब्स्टिनेट होता है। डिसोबीडियंस में भी है, कभी कभी वो लिबर्टी है ना, अपनी मर्जी का करना है वो। तो वो चाबी किसी तरीके से उसने लास्ट में खींच के ले लिया। तो मैंने वो देख रहा था, आई वॉज ऑब्जर्विंग दैट, में केस वीडियो दिखाया उसमें। तो मैंने उसको बोला इसके एक इंसिडेंट बताओ, तो बोले दिस देन उसे एक्सप्लेन की, मैं आपको क्या बताऊं कि एक जिसकी जो एल्डर सिस्टर है, तो उसके जो ट्यूटर है उसके साथ थोड़ा मिसबिहेव किया। तो शी केम टू होम एंड शी क्राइड कि ऐसे ऐसे मिसबिहेव किया, कि शी वॉज वेरी सॉफ्ट। तो ये छोटी लड़की है, 5 साल की है, और वो बड़ी बहन है 12-13 साल की है। तो ये क्या करी, अच्छा, तो दरवाज़ा खोली और एक हॉकी स्टिक लिया और जो टीचर है वो उसी सोसाइटी में रहता है, उसके घर में घंटी बजाया और उसको 2 डंडा मारा कि हाउ डेयर यू मिसबिहेव्ड विथ माय सिस्टर। तो अब तब तक ये लोग, दूसरे लोग आ गए तो उसके घर से, तो उसकी वाइफ वगैरह आ गए ट्यूटर के कि यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, बोला तुम्हें भी पीटूंगा। मतलब डर की नाम नहीं है उसकी चीज। तो अब हमने उसको जो भी उसकी कंप्लेंट था, हमने स्पॉन्जिया दिया था और वो ठीक हो गई थी। तो इस तरीके से हम स्पॉन्जिया को बहुत वाइड स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हैं, कि ना कि सिर्फ खांसी। और कफ क्या होता है, नॉन एक्सप्रेशन मतलब कफ है। अगर आप देखेंगे जहाँ खांसी होती है वो भी ड्राई कफ है, इंसिस्टेंट कफ है, अनप्रोडक्टिव कफ है, टॉर्मेंटिंग कफ है। मतलब क्या, इमोशन नहीं है इसके अंदर। इसीलिए कहीं ना कहीं शरीर पैथोलॉजी में कफ बनाता है, कि इसके अंदर है ही नहीं इमोशन, थोड़ा सा भी इमोशन नहीं है, कोई भी इमोशनल रूब्रिक नहीं है। इसीलिए शायद ये कफ इसमें ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आप थोड़ा पढ़िए और कमेंट में बताइए आपको कैसे लगा। ठीक है, थैंक यू।